हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में शिक्षण विधियों की कई विधियों का सिद्धांत रूप का अध्ययन किया था, उनके गुण दोषों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की थी। आज भी हम अन्य विधियों के विश्लेषण करेंगे और उनका निरंतर अध्ययन करेंगे। कक्षा आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर करें, साथ ही घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि होने वाले अपडेट से आप वंचित न रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। इस क्लास की पूरी पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी ग्रुप से प्राप्त हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं हमारा अगला टॉपिक। हमने पिछली कक्षा के अंदर दो विधियों का विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। इसमें से एक विधि थी अनुकरणात्मक विधि और दूसरी थी सैनिक विधि। और आज हम अध्ययन कर रहे हैं हमारी अगली विधि व्याकरण अनुवाद विधि। जैसे कि नाम से प्रतीत होता है, व्याकरण अनुवाद विधि, इसके अंदर पहले व्याकरण का ज्ञान दिया जाता होगा और फिर व्याकरण के शब्दों का अनुवाद कराया जाता होगा। व्याकरण और अनुवाद, तो आइए हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अन्य नाम है शास्त्रीय विधि या परंपरागत विधि। क्योंकि ये प्राचीन काल से ही शास्त्रियों द्वारा अपनाई गई थी, इसलिए इसे शास्त्रीय विधि कहा, और ये हमारी परंपरा से ही चली आ रही है, इसलिए इसे परंपरागत विधि कहा। सूत्र व नियमों वाली विधि, क्योंकि इसके अंदर सूत्र व नियमों को मुख्य नज़र रखा जाता है, इसलिए इसे सूत्र व नियमों वाली विधि कहा गया। स्वयं शिक्षण विधि, इसके अंदर बालक स्वयं सूत्र व नियम को याद करता है, सीखता है, इसलिए उसे स्वयं शिक्षण विधि कहा। यह अध्यापक केंद्रित विधि है। भंडारकर विधि, इसको भंडारकर महोदय ने दिया था, इसलिए ये विधि भंडारकर विधि कहलाई। संस्कृत में भंडारकर द्वारा अपनाई जाने के कारण इसे भंडारकर विधि कहा। इस विधि में अन्य भाषा के शब्दांश अनुवाद किया जाता है और अन्य भाषा के व्याकरण की मातृभाषा के व्याकरण के साथ तुलना करके शुद्ध भाषा सिखाई जाती है, इसलिए इसे व्याकरण अनुवाद विधि कहते हैं। इस विधि से बालकों को मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा का सिखाई जा सकती है। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा था कि इसके अंदर नियम, व्याकरण अनुवाद विधि है तो इसके अंदर नियम वगैरह सिखाए जाते हैं। नियम और सूत्र आदि सिखाने के बाद अन्य विधि का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि माना कि हमारी मातृभाषा है हिंदी, हम हिंदी को मद्देनज़र रखते हुए ही सारी विधियों का सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हमारी भाषा शिक्षण विधि हिंदी से ही है, हिंदी की शिक्षण विधियाँ ही है ये सारी। अब हिंदी से हम सीख रहे हैं इंग्लिश, तो अब हिंदी से जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो हम कई ऐसे का प्रयोग करेंगे। पहले हम इंग्लिश के नियम व सूत्रों को जानेंगे, उनकी जैसे संज्ञा हुई, जैसे कि इसके अंदर कहते हैं नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव वगैरह, जिसके भी हम जानकारी लेंगे, उनके सूत्र वगैरह जानेंगे। सारा से एक सेंटेंस में आने वाले सभी की हमें जानकारी होगी कि क्या नाउन है, क्या प्रोनाउन है, क्या एडजेक्टिव है, कौन सी वर्ब है। तो इन सब की जानकारी लेने के बाद ही हम पूरा सेंटेंस का व्याख्या कर सकते हैं, जैसे इसे व्याकरण अनुवाद विधि कहा। इसके गुण, यह वैज्ञानिक विधि है, यह बालक को तर्कशील बनाती है, यह भाषा के सूत्र व नियमों में ढालने वाली विधि है। द्वितीय भाषा शिक्षण के लिए विशिष्टता सिद्धांत पक्ष में आज भी यह विधि प्रयोग होती है। देखिए, आज भी ये विधि प्रयोग होती है, क्यों? क्योंकि यह एक क्रमबद्ध और नियमबद्ध चलने वाली वैज्ञानिक विधि है, उच्च कक्षा हेतु उपयोगी है। अब जब गुण है तो कोई दोष भी होंगे, क्योंकि उच्च कक्षा के लिए हो रही है तो प्राथमिक कक्षा के लिए ये उपयोगी नहीं हो रही, क्योंकि बालक इतना रट नहीं पाता, उसे नियम सूत्रों की जानकारी इतनी समझ नहीं हो पाती, यह बालक में रटने की प्रवृत्ति कर रही है। भाषा कौशलों का विकास नहीं हो पाता इसमें। अध्यापक अभाव होने पर इस विधि से सीखना असंभव है। ठीक है, यह मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात इस विधि के बारे में, 18वीं सदी में जॉन बेसेडो ने, एक महोदय हुए जॉन बेसेडो, ये कब हुए? 18वीं शताब्दी में। इन्होंने कहा
कि व्याकरण अनुवाद विधि जो कि रटने पर बल देती है, इसका इन्होंने खूब विरोध किया। विरोध करने का कारण क्या था? रटने की प्रवृत्ति से इन्होंने विरोध किया। इसके बदले में एक अन्य विधि आनी चाहिए, इन्होंने ऐसे कहा। क्या कहा इन्होंने? अन्य विधि आनी चाहिए। अब अन्य विधि आ जाएगी तो अन्य विधि कौन सी विधि हो आई? कुछ समय बाद अन्य विधि आई, प्रत्यक्ष विधि। अब इसके विरोध में, इसका विरोध देखिए किसने किया? जॉन बेसेडो ने किया। क्यों किया? क्योंकि रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। तो इस विधि में इन्होंने क्या कहा कि अन्य विधि आनी चाहिए। अन्य विधि कौन सी आई? प्रत्यक्ष विधि। आइए हम जानकारी करते हैं अब प्रत्यक्ष विधि की। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, प्रत्यक्ष यानी कि आंखों के समक्ष जो भी घटना हुई वह प्रत्यक्ष कहलाती है। आंखों के सामने घटित व्यवहार या घटना। देखिए प्रत्यक्ष विधि का अगर हम पढ़ाएंगे तो किन किन रूपों से पढ़ाया जा सकता है। सबसे पहले हम इनको पढ़ाएंगे किसी भी वस्तु को दिखाकर, यानी कि वस्तु को दिखा के पढ़ाएंगे। दूसरा हुआ जीव जंतु का चित्र दिखाकर, या जो भी हमारे पढ़ा रहे हैं हम जिसके बारे में, उसका चित्र दिखाकर। या तो हम डायरेक्ट वस्तु ही प्रस्तुत कर दें या फिर चित्र प्रस्तुत कर दें। यह हमारे पास तीसरा ऑप्शन है, खुद क्रिया करें। ठीक है, किस किस तरह से कर सकते हैं? वस्तु द्वारा वस्तु दिखाकर, या वस्तु का चित्र दिखाकर, या स्वयं क्रिया करके। आइए प्रत्यक्ष की जानकारी लेते हैं। प्रत्यक्ष का हमने बताया कि इसको तोड़ देंगे, प्रत्यक्ष विधि है। प्रत्यक्ष विधि के अगर हम टुकड़े करें, प्रति प्लस अक्षी, इसमें यण संधि होगी। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने घटित व्यवहार, जैसा कि मैंने आपको बताया। चक्षु इंद्रियों से उत्पन्न प्राप्त ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। किससे? चक्षु इंद्रियों से। चक्षु यानी आंखें, आंखों से उत्पन्न ज्ञान प्रत्यक्ष ज्ञान। जो हमने देखा वही तो प्रत्यक्ष कहलाएगा ना। प्रति अक्ष यानी आँखें ही होती है, यानी कि आंखों के सामने। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी जॉन कैमिनीज के विचारों ने। सबसे पहले 17वीं शताब्दी के अंदर जॉन कैमिनीज ने विचार दिया। क्या विचार दिया? कि भाषा व्यवहारिक रूप से सिखाई जानी चाहिए। ठीक है, सिखा लेंगे। अब सिखाई तो इसके अंदर क्या हुआ? 1901 में फ्रांस में इसका जन्म हुआ। किसने दिया? गुइक महोदय ने। देखिए वापस से समझिए बात को कि 17वीं शताब्दी आई, जॉन बेसेडो ने इसका विरोध पहले से ही कर रखा था। 18वीं शताब्दी में जॉन बेसेडो ने इसका विरोध किया था, लेकिन 17वीं शताब्दी यानी कि उससे पहले ही ये विचार कर रहे थे। कौन? जॉन कैमिनियस ने विचार किया। क्या विचार किया? कि भाषा का व्यवहारिक रूप से सिखाई जाने वाली कोई विधि होनी चाहिए। कैसे सिखाई जाने वाली होनी चाहिए? व्यवहारिक रूप से। तो इस बात का विश्लेषण करते करते 1901 के अंदर फ्रांस में गुइक महोदय हुए। उन्होंने एक अंग्रेजी भाषा शिक्षण के लिए एक विधि बनाई। वह विधि कौन सी थी? प्रत्यक्ष विधि। भारत में प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कब होने लगा? 1910 में। देखिए अब प्रत्यक्ष विधि के उद्देश्य देखिए। उद्देश्य: द्वितीय भाषा शिक्षण हेतु प्रयुक्त व्यवहारिक स्वरूप पर बल देते हुए बालकों को प्रत्यक्ष ज्ञान कराना प्रत्यक्ष विधि कहलाता है। अब प्रत्यक्ष विधि के अन्य नाम, क्योंकि सरल है। जैसा हमने देखा, अगर हमने कबूतर देखा और कोई कहेगा कबूतर को लाके ये कबूतर है, तो हम सीखेंगे। तो कैसी हो गई? सुगम। निर्बाध है, बिना किसी बाधा के बालक सीख सकता है। अगर हमें डायरेक्ट चित्र नहीं, अगर हमें वस्तु नहीं दिख रही कोई जो भी है, तो हम उसका चित्र भी बता सकते हैं, खुद क्रिया करके बता सकते हैं। ये मातृभाषा के समान है, इसलिए इसे समात्र कहा। ये प्रकृति अनुसार है, इसलिए इसे प्राकृत कहा। इसके गुण, प्रत्यक्ष विधि के गुण। प्रत्यक्ष विधि के गुण क्या है? देखिए, सीमित शब्दों का ज्ञान करके शब्दावली को नियंत्रित किया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। सीखा हुआ ज्ञान स्थायी रहता है। इसमें भाषा के कौशलों का विकास होता है। बालक व्यवहार पक्ष का विकास करती है। जब किसी के गुण है तो दोष भी होंगे, तब बालक के प्रत्यक्ष विधि के दोष हम जानेंगे। भाषा की प्रत्यक्ष विधि के दोष। यह विधि बालक को समझ व तर्क उत्पन्न नहीं करती है, क्योंकि अगर किसी बालक ने कोई चित्र देखा या कोई वस्तु देखी, जैसे कि हमने कहा कैसे कबूतर ला के बालक को दिखा दिया, उसे सीख लिया ठीक है ये है, लेकिन उसने खुद इसका विश्लेषण नहीं किया, खुद नहीं जाना, उसने जो अध्यापक ने समझाया
वही बालक ने ग्रहण कर लिया। तो इसमें उसके अंदर समझ और तर्क उत्पन्न नहीं हुई कि ये ऐसा होता है, हाँ होता होगा, ठीक है। भाषागत जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई, खर्चीली विधि है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को जब लेकर आएंगे तो खर्चा तो होगा। व्याकरणिक ज्ञान से वंचित कर देती है। अब हमारी अन्य विधि है द्विभाषी शिक्षण विधि। जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है द्विभाषी, यानी कि दो भाषाएं इसमें सम्मिलित होती होगी। अब दो भाषा इसमें कैसे होती है मैं बताती हूँ। देखो, इसके अंदर कोई भी टीचर पहले कहेगा जैसे कि आम लो, ठीक है। बालक ने एक अध्यापक ने बालक से कहा आम लो। अब आम लो ऐसा कहा, तो अब द्विभाषी तो दो भाषा का प्रयोग होगा। तो पहले बालक को कहा आम लो। जब बालक आम लो से समझ गया तो बालक को कहा मैंगो, और फिर कहा लो। तो बालक ने सोचा ये दिखा आम रही है, दे जाने क्या बोल जाने क्या रही है, ये कह रही है मैंगो मैंगो, तो मैंगो आम को ही कहते होंगे। तो बालक ने आम ले लिया। अब जब बालक आम की समझ हो गई तो उसको कहा टेक। तो उस बालक ने सोचा ये कह तो टेक रही है और दे बोल, जब अध्यापक ने कहा टेक मैंगो, टेक आम, सॉरी टेक आम कहा, तो बालक ने कहा दे तो आम रही है, बोल भी आम रही है, तो पता नहीं पीछे क्या बोल रही है, शायद देने के लिए कह रही होगी, हाथ बढ़ा रही है। तो बालक ने ग्रहण कर लिया कि लो को कहते हैं टेक। अब जब बालक सीख गया कि आम को कहते हैं मैंगो और लो को कहते हैं टेक, तो मैडम ने या अध्यापक ने प्रयोग में लाया टेक मैंगो, जिससे कि बालक समझ गया कि ये आम लो कहना चाह रही है, ठीक है। इसलिए दोनों भाषा का इसमें प्रयोग हुआ। जैसे कि हमने पहले बालक को अपनी मातृभाषा में कहा, मैं यहाँ पे मातृभाषा हिंदी लेके चल रही हूँ, मैंने पहले भी कहा है। तो बालक को पहले कहा हिंदी में आम लो, और फिर धीरे धीरे, एक साथ उसे नहीं बताया, धीरे धीरे। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, डायरेक्ट उसे कहा जाता है टेक मैंगो, और व्याकरण अनुवाद विधि के अंदर होता है उसको नियम बताए जाते हैं कि आम को मैंगो कहेंगे, संज्ञा के स्थान पे संज्ञा प्रयुक्त होगी, जैसे भी नियम होते हैं उनके वो नियम बताते हैं। लेकिन द्विभाषी में क्या हुआ, डायरेक्ट बताया। डायरेक्ट से मतलब पहले आम लो कहा, फिर उनका धीरे धीरे टुकड़े करें और फिर टुकड़े करके फिर समझा के बताया। अब इसके अन्य नाम है क्योंकि इसमें अनुवाद करके बताया। मैंगो की जगह पे मैंगो कहा, आम कहा, सॉरी, ये दोनों को सम्मिलित करके पढ़ाई जाती है। यानी कि इसमें हिंदी और अन्य भाषा जो भी है दोनों को सम्मिलित करके पढ़ाया, इसलिए इसे खिचड़ी विधि कहते हैं। मुख्यतः सम्मेलन व संगोष्ठियों में प्रयोग में लाई जाती है, इसलिए इसे सम्मेलन व संगोष्ठी की विधि कहा जाता है। इसके प्रवर्तक है सीजे डॉटसन। इसका अर्थ है द्विभाषी शब्द का अर्थ क्या होगा, दो भाषाओं को जानने वाला। अब हम इसकी प्रत्यक्ष विधि के उद्देश्य पढ़ते हैं। उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि के मध्य क्या है, ये सेतु। किसने कहा ऐसा, एच.एम. शास्त्री ने कहा। देखिए फिर से समझिए, द्विभाषी विधि के बारे में हम जान रहे हैं। द्विभाषी विधि क्या है, द्विभाषी विधि है प्रत्यक्ष विधि और व्याकरण अनुवाद विधि। देखिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, द्विभाषी, ठीक है। द्विभाषी के बारे में हम जान कर रहे हैं। तो द्विभाषी भाषा क्या है, व्याकरण और प्रत्यक्ष विधि दोनों के मध्य सेतु है। कैसे सेतु है, क्योंकि जब प्रत्यक्ष विधि के अंदर तो डायरेक्ट बोला गया था टेक मैंगो, और व्याकरण के अंदर सिखाया गया था कि भाई इसके नियम ये हैं, लेकिन इसके अंदर थोड़ा नियम सिखा रहे हैं, थोड़ा प्रत्यक्ष बता रहे हैं। तो दोनों का क्या हो गया, सेतु हो गया, यानी कि दोनों की बीच की हो गई ये। ऐसा किसने कहा, सबसे पहले एच.एम. शास्त्री महोदय ने ऐसा कहा। द्विभाषी शिक्षण के गुण, संगोष्ठियों आदि भाव संप्रेषण की दृष्टि से उत्तम विधि है, पर्यटन में उपयोगी है, श्रोताओं को मातृभाषा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाता है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते आदि में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। देखिए अब इसके दोष के नाम पे अगर हम देखें तो इसका एक मुख्य और सबसे बड़ा दोष यही है
इसके दो गुण और है, ये व्यवहारिकता पर बल देती है, ये सरल से कठिन की ओर है। पर अगर इसके दोष देखें तो इसका सबसे बड़ा और सबसे मुख्य दोष यही है कि यह विद्यालय में प्रयोग लेने हेतु नहीं है। जब इसका विद्यालय में प्रयोग मुख्यतः न करने के बराबर होता है, क्योंकि बालक को या तो सूत्रों द्वारा सिखाया जा सकता है या फिर प्रत्यक्ष विधि द्वारा। डायरेक्ट अगर हम उसको इस तरह से समझाएंगे तो बालक की शब्द परिधि से कई शब्द ऐसे होते हैं जो उसकी ज्ञान परिधि से भिन्न होते हैं। इसलिए इसमें एक ही मुख्य दोष है कि ये विद्यालय में प्रयोग लेने हेतु नहीं है। अगली विधि है हमारी भाषा संसर्ग विधि। देखिए, भाषा संसर्ग विधि, जैसे कि नाम से पता चल रहा है संसर्ग, कि इसके अंदर संसर्ग कि इसमें साथ साथ रखा जाता होगा। साथ रखा जाता है, कैसे रखा जाता है साथ? इस विधि का अर्थ है साथ रखना। इसमें क्या होता है कि एक महान अध्यापक, महान से मतलब जो एक अपनी भाषा का जानकार हो, भाषा के जानकार अध्यापक को अगर हम किसी सामान्य विद्यार्थी के साथ रखेंगे तो उन विद्यार्थियों के अंदर भी उसके जैसे गुण आने लगेंगे। ऐसा कहा जाता है ना कि जिस काले के साथ रहने से काला होता है, मतलब कि अगुणी के साथ रहने से अगुणी होता है, जैसी संगत वैसा काम। तो ये हमारी कई पुरानी कहावतें भी हैं। उसी प्रकार इस विधि के अंदर, संसर्ग विधि में, यही लोकोक्ति या यही बात सिद्ध होती है। इसके अंदर भी एक महान अध्यापक के साथ या भाषा के विशेषज्ञों के साथ बालकों को रखा जाता है। बालक जब उनके उच्चारण सुनते हैं तो शनै शनै विद्यार्थी उनके जैसी भाषा अधिगम कर लेते हैं। इस भाषा में यही है, भाषा संसर्ग का मतलब ही यही है, साथ साथ। इसे अव्याकृत विधि कहते हैं और इसे प्रासंगिक विधि भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसा प्रसंग बन जाता है या ऐसा व्यवहार बन जाता है तो बालक को अपने आप ही सीखना पड़ता है। ऐसी विधि जिसमें संसर्ग के द्वारा सिखाया जाए उसे भाषा संसर्ग कहते हैं। संसर्ग मतलब साथ साथ रख कर सिखाया जाए, यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। यह व्याकरण शिक्षण की विधि है। यह विधि में इस विधि में विद्यार्थियों को भाषा विशेषज्ञों के साथ रखा जाता है जो शुद्ध उच्चारण सुनते हैं और शनै शनै विद्यार्थी भी उनके जैसे भाषा अधिगम करते हैं। बालक बिना व्याकरण के नियम जाने ही मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, इसलिए इसे प्रासंगिक विधि कहते हैं। ठीक है। व्यवहारिक व्याकरण की शिक्षा प्रदान की जाती है। अब इसे संसर्ग विधि के गुण। अब इसमें पहला गुण अगर हम देखें तो ये प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है, क्योंकि प्राथमिक कक्षा के अंदर इसका प्रयोग होता भी है। शायद हमने भी किया होगा हमारे बालपन में, या हमने कभी पढ़ाया होगा तो हमने भी बालकों को ऐसे ही दिया होगा कि जब कोई इंटेलिजेंट बच्चा कक्षा का होता है तो हम उसको खड़ा करके कहते हैं कि अब तू बोल, और बाकी बच्चे उसको पढ़ते हैं। तो बाकी वो जैसे जैसे वो बालक बोलता है तो वो जो बाकी अन्य बच्चे होते हैं वैसे भी वो बोलने लग जाते हैं। एक इसका सबसे ज़्यादा अच्छा उदाहरण होगा प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा के अंदर भी देखा जाए तो हम संसर्ग विधि का ही प्रयोग करते हैं। बालक की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त शब्द सामग्री को इसके में आधार बनाकर विधिवत व्याकरण शिक्षण दिया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक तरीके पर आधारित है। इस विधि से शुद्ध व्यवहारिक ज्ञान की भाषा दी जाती है। कैसे व्यवहारिक ज्ञान की दी? शुद्ध व्यवहारिक भाषा सिखाई जाती है। यह रोचक भी है और सरल भी है। इसमें सहजता से भाषा अधिगम हो जाता है। यह भाषा कौशल का विकास करती है। यह विधि प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इस विधि से भाषा संसर्ग विधि के दोष। यह लंबी और खर्चीली विधि है, क्योंकि हम एक विशेषज्ञ बुलाएंगे तो वो विशेषज्ञ पैसे ज़्यादा लेगा। दूसरा, पता नहीं बालक एक दिन में सीखे, 10 दिन में सीखे, महीने भर में सीखे, साल भर में, तो एक लंबा वक्त लग गया। भाषा विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है।
व्याकरण का तार्किक ज्ञान करने के लिए अन्य विधि की सहायता ली जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात, मनोवैज्ञानिक विधि है परंतु क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान देने में असक्षम है। देखिए, जहाँ भी बालक का हित होता है, जहाँ बालक आसानी से सीख लेता है, जो बाल केंद्रित होती है, मुख्यतः वो मनोवैज्ञानिक विधि होती है। ये बात आप ध्यान रखना। जरूरी नहीं है कि वह क्रमबद्ध हो, वो व्यवस्थित हो। अब हमारी अगली विधि है समवाय विधि। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि समवाय विधि यानी कि सहयोग दिया जाता होगा। इसमें क्या होता है, ये लगभग भाषा संसर्ग विधि का ही दूसरा रूप है। इसमें होता है कि जैसे कि कोई भी अध्यापक कोई पाठ पढ़ा रहा है, तो पाठ पढ़ाते पढ़ाते बीच में ही उसे अन्य अन्य शब्दों का ज्ञान दिया जाता है। जैसे कि एक अध्यापक ने पढ़ाया कि राम सोता है। राम क्या करता है? राम सोता है। ठीक है। अब राम, तो अध्यापक क्या बताएगा? अगर हम कोई पाठ पढ़ा रहे हैं, पाठ में आएगा कि राम सोता है, तो अध्यापक बोलेगा राम देखिए संज्ञा है। क्या है? राम संज्ञा है। राम क्या है? करता है, क्योंकि यही कार्य कर रहा है। कौन सा कार्य कर रहा है? सोने का। सोने का कार्य कर रहा है, इसलिए कार्य क्या हो गया? सोता। सोता क्या हो गई? क्रिया। क्रिया में भी कौन सी क्रिया? अकर्मक क्रिया। ठीक है, इस तरह से बालक समझाएगा। तो ये क्या हो गई? सहयोग विधि, क्योंकि इसमें समक्ष रहते हुए ही समझा रहे हैं। शुरुआत इसकी कब हुई थी? फ्रोबेल। शुरुआत इसकी किसने की थी? फ्रोबेल महोदय ने 1840 में इसमें विचार दिया था। समवाय का अर्थ है समूह या साथ साथ सभी विधाओं का अध्ययन एक साथ एक ही कलाश में कराया जाता है, इसलिए यह समवाय विधि कहलाती है। सभी विधा से हो गया, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं गद्य या फिर पद्य, उसके अंदर आ गया कोई भी शब्द, हमने व्याकरण का ज्ञान दे दिया। और माना कि कबीरदास जी का हम दोहा पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पद्य शैली। उसके बीच में हमने व्याकरण पढ़ा दी या कोई गद्य के भाग के द्वारा समझा दिया, तो क्या हो गया? हमने किसी की उसमें हमने कबीरदास जी की जीवनी समझा दी। पद्य पढ़ा रहे हैं लेकिन जीवनी पढ़ा दी। जीवनी क्या है? गद्य। तो इसमें क्या है? सभी विधाओं का अध्ययन एक साथ एक ही कालांश में हो गया। अब देखते हैं इसकी समवाय की गुण या विशेषता। पाठ्यक्रम को साथ लेके चलने वाली विधि। जब एक ही कालांश में सारी बातें सीख जाएगा तो जल्दी हो जाएगा। भाषा संसर्ग विधि का दूसरा रूप है। सभी बिंदुओं को साथ लेकर चलने वाली विधि है। भाषा पढ़ाने में सर्वाधिक उपयोग किया जाता है इसका। यह विधि उच्च स्तर हेतु उपयोगी है और इसकी मुख्य बात है कि खर्चीली भी नहीं, क्योंकि एक ही साथ सारा काम हो जाएगा तो खर्चा कम लगेगा भाई। समवाय विधि के दोष। यह विधि ज्ञान को सुव्यवस्थित करती है। यह विधि सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं करती है। माफ़ कीजिएगा, यह विधि ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाती। सुव्यवस्थित रूप से इसलिए प्रस्तुत नहीं कर पाती क्योंकि बालक कबीरदास जी का दोहा पढ़ रहा था, बीच में कुछ व्याकरण का आ गया तो व्याकरण पढ़ लिया, तो बालक विचलित हो सकता है, पद से भ्रमित हो सकता है। यह विधि भाषाई कौशलों को पूर्ण विकास करने में सक्षम नहीं है। देखिए, इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण देती हूँ मैं। यह विधि ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं करती। इसमें एक दोहा प्रचलित थी कि सब साधे सब बिगड़े, एक सदे सब सदे। यह विधि कौशल को पूर्ण करने में विकास करने में सक्षम नहीं है। विद्यार्थी मूल पाठ प्रस्तुत करने से भटक जाता है। इस विधि में कक्षा का वातावरण भंग हो सकता है। यह विधि प्राप्त ज्ञान अपूर्ण होता है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान जो है वो अपूर्ण हो सकता है। यह वैज्ञानिक विधि नहीं है क्योंकि क्रमबद्ध नहीं चल रहा कुछ भी। व्याकरणिक शिक्षा के व्यवहारिक रूप से दी जाती है। व्याकरण की शिक्षा क्रमबद्ध का अभाव रहता है। अब भाई हमारी अगली विधि व्यातिरेकी विधि। व्यातिरेकी विधि जैसे कि पता चल रहा है कि व्यातिरेकी व्याअति नाम से पता चल रहा है। व्याअति यानी कि बहुत ज़्यादा अति। किसकी? रेकी। रेकी का मतलब होता है बारीक से देखने का।
यानी कि बारीक से देखने का या बहुत ज़्यादा बारीकी से अवलोकन करना या तुलना करना ही व्यतिरेकी कहलाता है। अब तुलना करना यानी कि अंतर करना, इस विधि के अंदर पता है ऐसा होता है कि इसके अंदर कोई भी दो भाषा है, एक है हमारी हिंदी, एक है इंग्लिश। दोनों के अंदर जैसे माना कि संज्ञा पढ़ाई, तो दोनों में कहा कि भाई ये तो संज्ञा है और इधर है नाउन। दोनों के अंदर सिमिलर शब्द बताए जाएंगे। इसके अंदर जो सामान्य बातें हैं वो केवल शाब्दिक रूप से बोली जाएगी, और जो जो कि अंतर है, अंतर जैसे कि इसके अंदर भाषा संज्ञा किसे कहते हैं, दोनों की परिभाषा लगभग समान है। दोनों के भेद बताए जाएंगे। दोनों के भेद के अंदर जो असमानताएं हैं उन्हें बालक के समक्ष प्रस्तुत करके लिखा जाएगा। यानी कि इसमें क्या होती है, इसकी ये है कि इसमें असमानताओं पर बल दिया जाता है। किस पे बल दिया जाता है? असमानताओं पर बल दिया जाता है। व्यतिरेकी में असमानताओं पर बल दिया जाता है। इसका अर्थ है, देखो कैसे बनी ये, इसके टुकड़े करेंगे हम तो ये बनी वि आति रेखी, यानी कि वि धन आति धन रेखी, यानी कि बहुत ज़्यादा बारीकी से अवलोकन करना या तुलना करना। अन्य नाम है तुलनात्मक विधि। व्यतिरेकी, क्योंकि इसके अंदर तुलना हो रही है तो व्यतिरेकी विधि का अन्य नाम क्या हो गया? तुलनात्मक विधि। व्यतिरेकी विधि की विशेषता, व्यतिरेकी का शाब्दिक अर्थ है तुलना करना। इस विधि के द्वारा दो भाषाओं की तुलना का अध्ययन किया जाता है। यह विधि एक प्रकार की खेल विधि है, क्योंकि जब हम तुलना करते हैं तो बालक को इसमें मज़ा आने लगता है। बालक खुद इस पे भाग लेता है और भाग लेके वो खुद हमें इसके अंतर बताता है, यानी कि अध्यापक को अंतर बताएगा कि ये अंतर है और ये नहीं है, ये समानता है, ये असमानता है। इसमें खेल के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है। यह इस विधि में मातृभाषा व सीखी द्वितीय भाषा दोनों का वैज्ञानिक अध्ययन कराया जाता है। जाहिर सी बात है, इसमें केवल सामान्य बातों को ही बताया जाता है। मैंने जैसे कि बताया, इसमें सामान्य बातों का और असामान्य बातों को बताएंगे, तो इसमें सामान्य बातों को, बातें केवल सामान्य होगी, ये नहीं कि अंदर डीप चलेगा। क्योंकि जब हम किसी भी विषय के डीप या गहराई में जाते हैं तो भिन्नताओं के मुख्य बिंब खुल के सामने आते हैं। मतलब कि कई ज़्यादा भिन्नताएं हमें दिखाई देने लगती है, लेकिन जब हम बाहरी रूप से तुलना करते हैं, यानी कि सामान्य रूप से तुलना करते हैं, तब हमें उनकी असमानताएं ऊपरी रूप से देखनी है। तो इसके अंदर भी ऊपरी रूप से यानी सामान्य बातों से असमानता को ढूंढना है। यह भाषा और शिक्षा की महत्वपूर्ण विधि है। इसमें अध्यापक द्वारा दोनों भाषाओं में तुलना करके आसान तत्वों पर बल दिया जाता है। देखा, इसमें तुलना करके आसान तत्वों पर बल दिया जाता है। ठीक है। व्यतिरेकी के गुण, यह विधि द्वितीय भाषा शिक्षण की विधि है। यह विधि से सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है। जब बालक स्वयं कुछ कर रहा है, इसके में बालक ने भाग लिया कि वह स्वयं इसके अंदर तुलना कर रहा है, तो जब उसने तुलना की तो वह स्थायी हो गया। यह सैद्धांतिक पक्ष तथा साथ साथ व्यवहारिक पक्ष पर का भी बोध होता है। यह विधि बालक को तर्क व विभेद की क्षमता का विकास करती है। व्यतिरेकी विधि के दोष, इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। इसमें क्या होता है? समय अधिक खर्च होता है। इस विधि में समय अधिक खर्च होता है। ऐसे अध्यापकों की आवश्यकता पड़ती है जो दोनों भाषाओं में पारंगत हो, तभी तो तुलना कर पाएगा। वरना जब अध्यापक कोई नहीं आएगा तो तुलना कैसे करेगा? तो दोनों भाषा यानी कि मातृभाषा और अन्य भाषा, दोनों भाषाओं के पारंगत होना चाहिए। दोनों भाषाओं के इसे सामान्य जानकारी होना आवश्यक है। यह विधि औसत बुद्धि से कम बुद्धि वाले बालकों के लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि जब अगर बालक में बुद्धि की मात्रा कम होगी या बुद्धि लब्धि कम होगी तो वो ग्रहण नहीं कर पाएगा तुलनात्मक, उसे सीधा सीधा ही समझ में आ पाएगा ज़्यादा। इस विधि में भाषा शिक्षण के अलावा अन्य विषय की नहीं पढ़ाए जा सकते। अब आप ही सोचिए कि भाषा तो पढ़ा लेंगे दो भाषाओं की तुलना करके, लेकिन गणित जैसा विषय कैसे पढ़ाए जाएंगे? नहीं पढ़ा सकते ना। यह विधि पाठ्यक्रम अनुसार उपयुक्त नहीं है, पाठ्यक्रम इससे पूरा नहीं होगा। तो हमने ये सारी विधियाँ पढ़ ली। अब हमारी पहली विधि थी,
हमारी पहली विधि थी व्याकरण अनुवाद विधि। हमने व्याकरण अनुवाद विधि का अध्ययन किया। इसका जन्मदाता भंडारकर जी हैं, ये भी हमने जाना। इनके हमने गुण देखे, यह एक वैज्ञानिक विधि थी। उसके बाद हमने इसके दोष देखे कि रटने पर बल देती है, इसमें कौशल का विकास नहीं हो पाता। जॉन बेसेडो ने इसका विरोध किया क्योंकि रटने की प्रवृत्ति पर बल देती है। इसके विरोध में जो विधि आई वह थी प्रत्यक्ष विधि। अब प्रत्यक्ष विधि आई तो प्रत्यक्ष विधि जो कि आंखों के सामने घटित व्यवहार है वह प्रत्यक्ष विधि कहलाती है। ये 17वीं शताब्दी के अंदर जॉन कैमिलिस ने विचार दिया। 1901 में फ्रांस में गुइग महोदय द्वारा लाई गई और भारत में 1910 में अपनाई गई। इसके अन्य नाम हमने जाने। प्रत्यक्ष विधि के गुण का हमने विश्लेषण किया। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, सीखा ज्ञान स्थायी रहता है, भाषा कौशलों का विकास होता है। इसके दोषों, प्रत्यक्ष विधि के दोषों को हमने जाना कि ये खर्चीली विधि है, व्याकरण ज्ञान से वंचित कर देती है। इसके बाद हमने जाना द्विभाषी शिक्षण विधि। इसके अन्य नाम हमने जाने खिचड़ी विधि, अनुवाद विधि, सम्मेलन व संगोष्ठियों की विधि। इसके प्रवर्तक थे CJ डॉटसन। द्विभाषा शिक्षण विधि के गुण को हमने समझा। ये थी संगोष्ठियों में प्रयोग ली जाने वाली उत्तम भाषा है, उत्तम शिक्षण विधि है, पर्यटन में उपयोगी, श्रोता को मातृभाषा सुनने का अवसर प्रदान, व्यवहारिकता पर बल देती है, सरल से कठिन की और सूत्र जो हमने जाना था उस पर खरी उतरती है। भाषा ससर्ग विधि, इसमें साथ रखा जाता है, किसी विशेषज्ञ द्वारा बालक को जानकारी दी जाती है। इसे प्रासंगिक विधि भी कहा जाता है। भाषा ससर्ग विधि के गुण हमने जाने कि प्राथमिक कक्षा में व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है। यह मनोवैज्ञानिक तरीके पर आधारित है, यह रोचक व सरल है, इससे प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। इसके दोष हमने जाने कि लंबी व खर्चीली विधि है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है परंतु क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान देने में सक्षम नहीं है। इसके बाद हमने समवाय विधि का विश्लेषण किया कि इसकी शुरुआत फॉब्रेल महोदय ने की 1840 के अंदर। समवाय विधि के अंदर पाठ को साथ लेकर चलने वाली विधि है। ससर्ग विधि का दूसरा रूप है, उच्च स्तर हेतु उपयोगी। इसके दोषों को हमने जाना। यह विधि ज्ञान की सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाती, विद्यार्थी मूल पाठ वस्तु से भटक जाता है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। इसके बाद आई व्यतिरेकी विधि। व्यतिरेकी का मतलब होता है बहुत बारीकी से अवलोकन करना। तुलनात्मक विधि भी इसका अन्य नाम है क्योंकि इसमें तुलना की जाती है। इसकी विशेषता है हमने जानी कि यह एक प्रकार की खेल विधि के समक्ष है। इसमें सामान्य बातों को बताया जाता है, इसमें तुलना की जाती है। इसके गुण थे, यह विधि भाषा शिक्षण की विधि है, इसमें सीखा ज्ञान स्थायी होता है, यह विधि बालकों में तर्क और विभेद की क्षमता उत्पन्न करती है। इसके बाद हमने व्यतिरेकी विधि के दोष पढ़े। इसमें समय अधिक खर्च होता है, ऐसे अध्यापक की आवश्यकता पड़ती है जो दोनों भाषाओं में पारंगत हो। यह विधि पाठ्यक्रम अनुसार उपयुक्त नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आज अगर आपको हमारा कंटेंट, हमारा शिक्षण विधियों का कंटेंट जो हमने आज प्रस्तुत किया वो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आप होने वाली अपडेट से वंचित न रह पाएंगे। धन्यवाद।